हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। अब मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और 11th में भी प्रोबेबिलिटी रहा है। फिर भी थोड़ा सा मैं छोटे छोटे आइडिया दे के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है। हालांकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए, दो तरह का एक्सपेरिमेंट होता है जो जनरली लोग जो करते हैं, ठीक है ना। उसमें मोस्टली दो तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। एक होता है आपका डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसका रिजल्ट 100% श्योर होता है कि यही होना चाहिए। अगर वो आ गया तो आप कहते हो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, और अगर नहीं आता तो कह देते हो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में जाकर, वो आपका डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। आपको पहले से पता होता है कि ये चीज़ हमें कर रहे हैं तो ये बनाना ये बनाना है और इसका ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, रिजल्ट ये आना चाहिए, ठीक है। उसको हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। घर में भी कई चीज़ें वैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि दही का जमाना, तो आपको पता होता है कि दूध में अगर दही का थोड़ा सा मात्रा मिला दिया जाए तो दही जमता है। कुछ और हो गया तो आप कह देते हो कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया, ठीक है। दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप 100% श्योर नहीं होते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी आपको पता होता है कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये, कुछ पॉसिबल आउटकम्स पते होते हैं आपको, ठीक है ना। पॉसिबल आउटकम जो पता होता है, इसलिए इसको कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप 100% श्योर तो नहीं होते हो, बट आपको पॉसिबल आइडियाज होता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पेपर में आपका बैठना, आपको पता होता है या तो हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी आपको पता है कि ये क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, आप श्योर नहीं होते 100% कि श्योर हेड आएगा या टेल आएगा, बट आपको ये पता होता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पॉसिबल आउटकम्स पता होता है आपको। डाई को थ्रो करते हो, आपको ये नहीं पता होता कि एक ही आएगा या 2 ही आएगा, बट ये आपको पता होता है या फिर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा, जो उसमें नंबर ऑलरेडी पहले से लिखे हुए होंगे उसी में से कोई आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर क्या कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी को हम देखें रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical condition, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को किसी आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट करें, यानी कोई एक्सपेरिमेंट करें, do not produce the same outcomes, मतलब 100% श्योरिटी नहीं कि वही आएगा, same outcomes, ठीक है ना। do not produce the same outcomes every time, हर टाइम वही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, but the outcome in a trial is one of the several possible outcome, one of the several possible outcome, जो possible outcomes उसके हो सकते हैं उसी में से कोई एक पार्ट आएगा, ठीक है। कह रहे ना, one of the several possible outcome। इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है वो मैथमेटिकल वर्ड है, पॉसिबल से बना हुआ है, ठीक है ना। एंड सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, रैंडम एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इसी को प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं दूसरा, सैंपल स्पेस। ये भी आपने पहले नाम सुन रखा होगा, फिर भी आप जान लें कि सैंपल स्पेस क्या होता है,
कि इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसकी कलेक्शन को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। द टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल स्पेस। उसी को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस करोगे तो दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ एच और टी लिखा हुआ है मैंने। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर दो कॉइन को टॉस करते हो तो चार पॉसिबल आउटकम्स होंगे, पहले के लिए दो, फिर दूसरे के लिए भी दो। क्योंकि दोनों को कर रहे हैं इसलिए इंटू करेंगे, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4, और 4 आउटकम्स क्या होगा हमारा? या तो दोनों हेड आ सकता है, फर्स्ट में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर दोनों टेल आ सकता है। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। अगर दो डाइस को थ्रो कर देते हैं तो 36 होंगे टोटल। 6 इंटू 6 करोगे, वो 36 पॉसिबल आउटकम्स ऐसा होगा 1 1 1 2, यहाँ जो डॉट डैश लिखा हुआ है 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर 2 1 से लेकर 2 6 तक, 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, एंड 6 1 से लेकर 6 6 तक। ये टोटल हमारे हो गए 36 आउटकम्स। टोटल मिलाओगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, नाउ कम टू इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? इवेंट एनी सबसेट, सैंपल स्पेस का जो सबसेट हो उसके अंदर से ही किसी के बारे में पूछ लिया जाए, उसी को हम इवेंट्स कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, और डाई को थ्रो करने के बाद हमने कहा कि इसमें 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ये जो 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 इसी का एक सबसेट पार्ट बन जाता है कि नहीं? इसी के अंदर का पार्ट है। तो ये हमारा इवेंट का पार्ट हो गया। मान लो एक डाई को थ्रो किया और कह दिया नहीं इवन नंबर आने चाहिए, तो इवन नंबर क्या होगा? 2 4 एंड 6। ठीक है, और ये 2 4 6 जो है सैंपल स्पेस का ही सबसेट है। तो ये 2 4 6 का जो एक सेट तैयार हुआ उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट। इवेंट भी एक सेट है, ठीक है, लेकिन ये सैंपल स्पेस के अंदर का ही पार्ट रहेगा, बाहर का नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो ये फिर पॉसिबल में नहीं आएगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इवेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एनी सबसेट ऑफ दिस, एक एस लिख लिया हमने 1 2 3 4 5 6, और ई हमने लिख लिया 2 4 6, इवन नंबर कम्स, तो ई क्या हो गया हमारा? एक इवेंट। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, ठीक है, और उसमें जिस चीज के बारे में पूछा जाए वो इवेंट का पार्ट हो जाएगा। जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, ऊपर फेंका और सामने वाला बंदा का हेड। जनरली आपने देखा होगा क्रिकेट के ग्राउंड में जो कैप्टन होते हैं वो टॉस कर रहे होते हैं, तो एक सिक्का उछालता है, दूसरा उसके बारे में बोलता है। मान लिया हमने सिक्का उछाला, सामने कोई है दूसरा, ठीक है, और वो कह रहा है हेड कम्स, तो कॉइन को हमने उछाल दिया। दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा क्या कर रहा है कि हेड, इसका मतलब वो हेड को फेवर कर रहा है। तो हेड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवेंट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इवेंट। Now type of events. Sample space. If an event E has only one sample point, suppose that अब सिंपल इवेंट क्या होता है कि ऐसे इवेंट जिसमें, ठीक है, इफ एन इवेंट E हैज, कोई इवेंट को हमने E के द्वारा इंडिकेट किया है, ठीक है ना, हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो इन ए सैंपल स्पेस, इन ए सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट, या इसी को हम एलिमेंट्री इवेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मान लिया जाए कि सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है डबल हेड,
हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो सभी एक एक जो है ना ये इंडिविजुअल है, वो आपका सिंपल पॉइंट है, ठीक है। क्या है आपका सिंपल इवेंट है, पॉइंट कह लो इवेंट कह लो, ठीक है ना। तो सभी क्या है एक सिंपल इवेंट है, ये एक, ये अलग से दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि इसमें 4 जो है 4 सिंपल इवेंट हैं। क्या है 4 सिंपल इवेंट हैं, क्लियर। पहला था आपका सिंपल इवेंट, उसमें मैंने दिया था सैंपल स्पेस हेड हेड टेल टेल, ठीक है ना। ये 4 आइडिया दिया था सिंपल इवेंट में और लिखा था उसमें कि 4 इसका सिंपल इवेंट्स होंगे। इवन हमने मान लिया एच कॉम एच एच, ये एक सिंपल इवेंट हो गया, ये दूसरा एच कॉम एच टी, तीसरा क्या हो गया टी ए और चौथा क्या हो गया टी टी, जो अभी आपने प्रीवियस देखा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है कंपाउंड इवेंट। वैसे इवेंट एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, एक से ज़्यादा अगर सैंपल पॉइंट हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे ई है, इसमें देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 है ना। इंडिविजुअल होता सिंपल इवेंट हो जाता, लेकिन इसमें 3 एलिमेंट को इसने कंसीडर करा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए कंपाउंड इवेंट है। एक और हमने लिखा है इसमें 4 दिख रहा है, तो ये भी हमारा कंपाउंड इवेंट है, एक से ज़्यादा वो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट, वैसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं जिसके होने की कोई संभावना नहीं है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में। जैसे मान लिया जाए कि एक डाई को हमने थ्रो किया और कहा कि 7, डाई में आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि नहीं 7 आने की चांसेस क्या होगा, ये 7 आ जाए, 7 के बारे में सोचने लग जाए, तो वो ऐसे इवेंट क्या होगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा भी मैंने, इन एन इवेंट एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इफ इट नेवर ऑकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। जैसे डाई इज टॉस्ड एंड गेटिंग ए नंबर मोर देन 6, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मोर देन 6 उसमें आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं डाई में 1 2 3 4 एंड 5 6 ही होता है। नाउ कम टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये काफ़ी आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा आपके लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू व्हाट पाई, जैसे ए मान लिया हमने 1 2 3 4 है और बी हमने मान लिया कि 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 5 नथिंग, ठीक है ना। यानी 2 इवेंट्स में अगर कुछ भी कॉमन ना रहा हो तो हम उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0। ये नाउ कम टू एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है कि मान लिया सो मेनी इवेंट्स हैं, सो मेनी, ठीक है, वो 2 इवेंट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। अगर इन सभी इवेंट्स का यूनियन ले लिया जाए और वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए तो हम वैसे सभी इवेंट्स को जिसका हमने यूनियन लिया है दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। वो सभी इवेंट्स क्या कहलाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। लेकिन अगर उसका यूनियन लेने के बाद हमारा सैंपल स्पेस नहीं आता तो हम कह देंगे एग्जॉस्टिव इवेंट ये नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू इंडिपेंडेंट इवेंट। 2 events A and B are said to be independent if उसका इंटरसेक्शन P of A intersection B इक्वल हो जाए PA into PB के, इसके इक्वल हो जाए PA into PB के, तो उसको हम क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। तो देखते हैं कुछ फॉर्मूला है इसका जो आप लर्न करेंगे। पहला, probability of any event below NE upon NS. Probability of E dash
या इसी को ई बार भी लिखा जाता है, या इसी को नॉट ई भी कहते हैं, दैट इज 1 माइनस पी नहीं होने की चांसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसी को देखें ऐसा भी पढ़ा जाता है ए बट नॉट बी, ठीक है ना, ए का हो लेकिन बी का ना हो, दैट इज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिफ्थ, दैट इज ए डैश, देखिए डैश या बार एक ही चीज होता है, ठीक है ना, और इसको हम कह सकते हैं बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, दैट इज पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ कम टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डैश और बार एक ही चीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और इसे हम पढ़ सकते हैं ऐसे नीदर ए नॉर बी, और भी इसको लिख सकते हैं ऐसे नॉट ए एंड नॉट बी। इन सभी के लिए फॉर्मूला है 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। 7 ए डैश यूनियन बी डैश, जिसको हम और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, नॉट ए और नॉट बी, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए, ठीक है। नाउ कम टू इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ऐसा हुआ तो अभी अभी आपने देखा, मैंने लिखवाया था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो, इफ ए एंड बी आर इन डिपेंडेंट इवेंट्स, then P of A intersection B equal to PA into PB, ये भी आप फॉर्मूले की तरह लर्न करेंगे। Now come to if A and B are exhaustive event, ऐसा हुआ अगर ए और बी एग्जॉस्टिव, दो ही लिखा है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, है ना, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू 11, that is conditional probability,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसा होगा, इसको हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑकर्ड, और इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PV। उसी तरीके से B बाई A होगा, इसे हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल अपॉन में क्या लिखेंगे PH, मीन्स वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ B व्हेन B इज A इज ऑकर्ड। और 12 दैट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम देखिए, बेस थ्योरम में अभी मैं फॉर्मूला लिख दो रहा हूँ, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका आइडिया दूंगा मैं कि कैसे समझेंगे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है या नहीं। अभी फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ना। ए आई ऑब्लिक ए, यहाँ पे ये जो है ना आई है, वन नहीं है। फॉर्मूला है पी ई आई पी ए बाई ए आई होल डिवाइडेड बाय हेयर पी ई वन, देखिए नीचे में ई वन है, a by e1 plus p e2 into p a by e2 plus p e3 and then a by e3, ऐसे रिप्लाई यहाँ पे p e3 a by A3 डॉट 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 लास्ट में PEN एंड A बाई EN, N तक होगा नहीं है, होता है 3-4 तक ही, लेकिन ये फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पे लिखा है। और वेयर I जो है 1 2 3 अप टू N के बीच में कोई भी एक वैल्यू होगा ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे E2 बाई A होता तो यहाँ में लिखते PE2 देन A बाई E2, ठीक है। और ये नीचे तो एट ही जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन जब आएगा इसका बेस थ्योरम में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। कंडीशनल में भी इसी तरह बताऊंगा कि अगर कंडीशनल का हुआ तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेश्चन कंडीशनल का है। तो पहले तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, और इस पे बेस पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप कॉपी कर लें इसको। देखिए सबसे पहला है टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। जैसे कि उसमें है ना कि पी ए बाई बी। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में किसी की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहेगा, इसके साथ साथ वो मेंशन कर देगा कि इफ इट इज नोन दैट और इफ इट इज गिवन दैट, यानी कुछ पहले से पता है उसके बाद आप इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कीजिए। इसमें भी कह रहा है ना कि a बाई बी मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज ऑकर्ड। ऑकर्ड का मतलब क्या, पहले हो चुका है, यानी उसकी जानकारी है, एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चंस को कैसे पकड़ेंगे कि अगर इसके क्वेश्चन होगा तो एक की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहेगा, एक चीज की जानकारी वो देगा, जानकारी मतलब प्रोबेबिलिटी वो गिवन होगा। इफ इट इज नोन दैट देन यू हैव टू फाइंड दिस, ठीक है ना। क्वेश्चन पे देखें, पहला क्वेश्चन तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल का क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से है,
कि PA इक्वल टू 7/13, PB is given 9/13, P of A intersection B equal to 4/13, and you have to find, लिख दिया है फाइंड P of A by B। तो A by B का फॉर्मूला क्या है देखें, सॉल्यूशन P of A by B इक्वल टू P of A intersection B upon PB। P of A intersection B, that is 4/13, and whole divided by 9/13। The answer is what? 4/9। ठीक है, अब देखें इसका एग्जाम्पल। अभी मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, क्योंकि इसके सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। क्वेश्चन है फैमिली हैज 2 children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? One of them is a boy. Now come to the solution. देखिए, तो कहते हैं ना कि you have to find कि both are boys if it is given that। तो क्वेश्चन यही होगा बेटा, एक की प्रोबेबिलिटी पूछेगा और एक के बारे में या तो गिवन कह देगा या कह देगा नोन दैट, पहले से पता है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको हम A मान लेंगे या B मान लेंगे, और जो गिवन है उसको भी कुछ मान लेंगे। तो हमने A मान लिया, बोथ आर बॉयज। ठीक है, पहले तो 2 चिल्ड्रन है, उसका सैंपल स्पेस में लेता हूँ। अगर किसी भी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? बड़ा लड़का, छोटा लड़का, ये 2 लड़के हो सकते हैं ना। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है पहला नंबर पे लड़का हो और दूसरे नंबर पे लड़की हो, दूसरा नंबर पे छोटा। ऐसा हो सकता है कि पहले नंबर पे लड़की हो, दूसरा नंबर पे लड़का हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हो। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हमने मान लिया लेट A इक्वल टू बोथ आर बॉयज। जिसे निकालना है उसको एक इवेंट मान लें, जो गिवन है उसको दूसरा इवेंट मान लें। B मान लिया एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज ए बॉय। अब देखिए PA, A क्या था? बोथ आर बॉयज। तो बोथ आर बॉयज होने के सिर्फ यही चांसेस है आउट ऑफ 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/4। PB, B का मतलब एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज ए बॉय। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 का मतलब यही है। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3/4। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले के लिए सिर्फ ये था, दूसरे के लिए ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो कॉमन क्या हो गया? यही पार्ट ऐसा है ना जो दोनों में आ रहा है, दैट इज व्हाट 1/4। निकालना मुझे क्या है? बोथ आर बॉयज, यानी ये निकालना है, ये गिवन है।
ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए व्हेन बी इज गिवन, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड ए बाय बी। फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी डी, दैट इज it is 1 by 4 and it is 3 by 4, answer is 1 by 3, clear? देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल आप लोग एनसीईआरटी बुक सबके पास होगा ही, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को वहाँ से देख लीजिएगा, लंबा लंबा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, ठीक है, 10 कार्ड में नंबर लिखा गया, 10 कार्ड हैं, इन सभी में नंबर लिखा गया है, एक किसी में, एक किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, इस तरीके से 10 कार्ड में नंबर लिख करके 1 से 10 तक नंबर लिखा गया है और उसको लिख करके एक बॉक्स में डाल दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर प्लेस्ड इन द बॉक्स, मिक्स अप थॉरोली, उसको मिक्स कर दिया गया, लिख के डाला गया, मिक्स कर दिया गया, एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन, उसके बाद एक कार्ड उसमें से ड्रॉ किया गया, ठीक है। कह रहा है इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, अगर जो नंबर निकाला गया है वो 3 से ज्यादा है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, क्या चांस है कि ये इवन नंबर होगा। क्वेश्चन समझ गया सभी? क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है कि 10 कार्ड हैं, पहले से उसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, सभी कार्ड में नंबर लिखा गया, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 10 में लिख के एक बॉक्स में डाल दिया गया। अब कहा क्या एक उसके बाद क्या कह रहा है कि एक कार्ड को ड्रॉ किया गया। आइडिया ये दे रहा है कि जो ड्रॉ कार्ड है उसमें जो नंबर है वो 3 से ज़्यादा है तो क्या चांस है कि वो इवन नंबर होगा। ये फिर से कंडीशनल है क्योंकि कह रहा है यू हैव टू फाइंड इट इज एन इवन नंबर इफ इट इज नोन दैट द नंबर इज मोर देन 3। तो हम ए मान ले रहे हैं इवन नंबर को, लेट सपोज कर लिया, ठीक है। बी मान लिया नंबर मोर देन 3, ठीक है। इवन नंबर क्या क्या हो सकता है 1 से लेकर 10 तक में 2, 4, 6, 8 and 10। B number more than 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। अब कम टू ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। अब आते हैं बारी बारी से, पी ए क्या होगा हमारे पास 5/10, पी बी क्या होगा 7/10, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा दैट इज 4/10, अरे ना। अब देखिए पूछा किसके बारे में,
जिसके बारे में पूछेगा वो पहले लिखा जाएगा। पूछा है इवन नंबर के बारे में, तो हम एक बार फिर से a बाई बी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p, दैट इज 4/10, और इधर है 7/10। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4/7। ठीक है, अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके पहले वाले भी एग्जाम्पल 2 भी इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड में आ रखा है। ठीक है, अब देखें फोर्थ एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं। इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स, यानी कि पूरा का पूरा स्टूडेंट कितना है 1000, यानी सैंपल स्पेस 1000 हो गया। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल, 430 हमारा क्या है, गर्ल है। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, देखो 1000 में से जो है 430 गर्ल है, तो गर्ल और बॉयज को अगर देखें तो ये 430 है, तो ये कितना होगा 570 होगा ना। मैं इसे लिख लिया हूँ। इफ इट इज नॉन आउट ऑफ 430, 10% ऑफ द गर्ल्स, जो गर्ल्स पढ़ रहे हैं टोटल, उसका जो 10% है ऑफ द गर्ल्स स्टडी क्लास 12। अब इसमें ये तो टोटल हो गया कि 1000, पूरे स्कूल में जो है 1000 स्टूडेंट थे, जिसमें हमारे गर्ल 430 है, बॉयज 570 है। अब क्लास 12 में पढ़ने वाले जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, क्लास 12, इसका 10% यानी कि 43। ठीक है, इसका 10%, दैट इज व्हाट 43 इन क्लास 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया रैंडमली, स्टडी इन क्लास, ये पता हो गया कि क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, स्टडी इन क्लास 12 नहीं पता नहीं है, पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली, एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया या चूज किया गया, पूछ रहा है क्या चांस है कि 12th में ही पढ़ता होगा या पढ़ती होगी। ठीक है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, ये पहले से पता है कि ये लड़की है। और पूछ भी कह रहा है कॉल्ड स्टूडेंट रैंडमली इन क्लास 12 गिवन दैट द स्टूडेंट इज ए गर्ल। अगर पहले से पता हो गया है कि ये स्टूडेंट एक लड़की ही है, तो क्या चांस है कि वह लड़की क्लास 12 में पढ़ती है। अब देखो इसको मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 430 गर्ल है। ठीक है, अब ये बता दिया कि 430 जो गर्ल है उसका 10% क्लास 12 में पढ़ती है। करेक्ट, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है कि रैंडमली एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, रैंडमली एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया और ये बता दिया गया कि ये स्टूडेंट एक लड़की है। अब पूछ रहा है कि क्या चांस है जो लड़की है वो क्लास 12 की ही स्टूडेंट होगी। समझ रहे क्वेश्चन को, ये पूछ रहा है। अब देखते हैं, इसमें हम ए मान लेंगे, गर्ल स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12, जिसको पूछा जा रहा है। और दूसरा स्टूडेंट इज ए गर्ल, मान ले। अब देखिए पी ए का मतलब है इन क्लास 12 में पढ़ने वाली कितनी परसेंट बच्चियां हैं, 43/1000। पी बी स्टूडेंट इज ए गर्ल, तो गर्ल हमारे पास कितना है 430,
दैट इज 430/1000। अब देखें इन दोनों में कॉमन स्टूडेंट गर्ल हो और क्लास 12 में पढ़ती भी हो, तो 43 तो है वो। अब हमें पूछा गया है A by B, that is P of A intersection B upon PB, that is 43/1000, और here 430/1000. Answer is 1/10.